अब हम लास्ट सेल ऑर्गेनेल वैक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैक्यूल अगर यहाँ से देखते चलें, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड आर लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। तो एक डिफरेंस प्लांट सेल एनिमल सेल में बताते हैं। तो ये भी हम कह देते हैं जनरली एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होती है तो ये स्मॉलर होती है, नंबर में ज़्यादा होती हैं, और प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है वो लार्ज साइज वाली होती है। तो ये एनिमल सेल और प्लांट सेल का मेन डिफरेंस हो गया। प्लांट सेल में लार्ज होती है, एनिमल सेल में स्मॉलर होती है। अब अगर इसके हम वर्क पर आएँ तो ई सेल दस एक्वायर स्ट्रक्चर फंक्शन बिकॉज ये हो गया। अब वैक्यूल का वर्क क्या है तो इस पर आते हैं। वैक्यूल, हाँ एक बात इसके पहले भी मैंने बताया था, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन है, ऐसे वैक्यूल में भी सिंगल मेम्ब्रेन है। सेल ऑर्गेनेल्स में ये इम्पॉर्टेंट बात है, सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, मैक्सिमम डबल मेम्ब्रेन वाले थे, ये सिंगल मेम्ब्रेन वाला एक स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम, और दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल बता रहे हैं वो ये है वैक्यूल। इसमें द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में भी ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, यानी मैक्सिमम पार्ट जो है सेल का इससे कवर हो जाता है वैक्यूल से। और यही नहीं, कभी कभी तो एल्गी के सेल, कुछ सेल में देखें तो ये पूरा जो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस है केवल सेल वॉल के किनारे थिन लेयर के रूप में रहता है, जिसे प्राइमर्डियल यूट्रिकल भी कहते हैं। तो मैक्सिमम पार्ट कवर कर लेता है, प्लांट में लार्ज साइज की पाई जाती है। और वैक्यूल का मेन जो वर्क है ये वाटर कंटेंट को कंट्रोल करती है साइटोप्लाज्म में। वैक्यूल के बाहर सेल में जो प्रोटोप्लाज्म में वाटर की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम है, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो ये वैक्यूल क्या करती है, इसको बैलेंस बनाए रखती है, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर को रिसीव कर लेती है। चूँकि जानते हैं इसकी भी मेम्ब्रेन वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरीके सेलेक्टिवली परमेबल है, तो ये वाटर को ले लेती है और जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये प्रोटोप्लाज्म को सेल को प्रोवाइड कर देती है, तो वाटर बैलेंस में हेल्प करती है। एक वैक्यूल का काम ये हो गया। और वैक्यूल वाटर को कंटेन करके अपनी साइज को एक लिमिट तक इंक्रीज करती है, जिससे प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल बाहर की ओर जाते हैं और सेल जो होती है, ये सपोज ये सेल हो गई और पार्ट को नहीं दिखा रहे हैं, ये वैक्यूल है। अब यहाँ साइटोप्लाज्म है, यहाँ सब, अब इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो ये वैक्यूल के अंदर आ जाते हैं, इसको रिसीव कर लेती है। सपोज किसी कंडीशन में वाटर कम है तो ये रिलीज कर देती है। और जब इसकी साइज बढ़ती है, सपोज ये है वैक्यूल इतनी बड़ी है और इसके बाहर यहाँ प्रोटोप्लाज्म है, जब इसकी साइज इतनी हो जाएगी वाटर को होल्ड करने के नाते, तो प्रोटोप्लाज्म बाहर जाएगा जो आउटर पार्ट है। इससे सेल मेम्ब्रेन पर आउटर की तरफ एक प्रेशर लगता है, सेल तनी हुई कंडीशन में आ जाती है, जिसको बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं टर्जिड। तो सेल को ये टर्जिड बनाती है, वाटर बैलेंस करती है, टर्जिड बनाती है, और टर्जिड कंडीशन में सेल की परफॉर्मेंस बेटर होती है। और तीसरी चीज़ इसकी जो है ये है कि कुछ ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को और कुछ फूड प्रोडक्ट को स्टोर भी करती है। तो ये वैक्यूल के बारे में था। अब थोड़ा सा लास्ट में एक टॉपिक दे दिया गया है, ये उचित हम इसलिए समझ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं करना है कि क्रोमोसोम में कुछ चीज़ छूट गई, लास्ट में दिया गया यहाँ पर, तो वहाँ पर आते हैं, इसके साथ चर्चा कर लेते हैं सेल डिवीज़न क्या है। तो सेल डिवीज़न को जानने से पहले आपको जानना ये है कि सेल थियोरी का एक पॉइंट था, न्यू सेल्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल हमेशा पुरानी सेल से आती हैं। सपोज एक सेल है, ये डिवाइड हो गई, 2 सेल बन गई, तो जो सेल डिवाइड होती है इसे हम कहते हैं मदर सेल। ये है मदर सेल। और जो सेल बनती हैं डिवीजन से, ये जो बन रही है इसके डिवाइड होने से, इन्हें कहते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम द मदर सेल इज नोन एज सेल डिवीजन। मीन्स न्यू सेल्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। हाउ? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीजन रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि बॉडी में जब
एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट होगा, जैसे किसी भी लिविंग बीइंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं, शुरू में बॉडी में एक ही सेल रहती है, बाद में डिफरेंट पार्ट हो जाते हैं, डिफरेंट सेल आ जाती हैं। तो जो प्री एग्जिस्टिंग इनिशियल सेल थी उसी एक सेल से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 ये सेल ऐसे बढ़ती रहती हैं। और फिर टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, डिफरेंट पार्ट बनते रहते हैं, एक रीजन। और दूसरा, कभी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो गया तो वहाँ पर नई सेल्स आनी चाहिए, तो जो पहले रहेंगे उनसे बनना है, तो ये डिवीजन हो गया। और एक बात और है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट बनाना होता है, और गैमीट की एक शर्त होती है, उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, हम चर्चा कर लिए थे कि एक कॉमन सेल में जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अलग अलग लिविंग बीइंग में अलग अलग है, लेकिन ये क्रोमोसोम जनरली पेयर में रहते हैं, जैसे 5 पेयर, 10 पेयर, 17 पेयर, 25 पेयर, जो भी रहें, जैसे इंसान में 23 पेयर होते हैं। अब ये जो सेल है, मदर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बना दी, तो हमें कंपैरिजन करना है कि जो सेल बनी उनमें कितना क्रोमोसोम है और मदर सेल में कितना थी। सपोज अगर इसमें X क्रोमोसोम हो और डॉटर सेल में भी X रहें, कभी कभी ऐसा होता है X क्रोमोसोम वाली सेल डिवाइड हुई, जो दोनों सेल बनी दोनों में XX हैं। थोड़ा अटपटा लग रहा है, इसको हायर क्लास में जानेंगे कैसे हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है। और तब ऐसे डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस। सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, एक है माइटोसिस और एक होता है मियासिस। सेल डिवीजन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स और डॉटर सेल फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल और फ्रॉम द मदर सेल इज नोन एज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी आप 2 टाइप, माइटोसिस एंड मियासिस। तो माइटोसिस कब कहेंगे? जब मदर सेल में जितने क्रोमोसोम रहें उतने ही डॉटर सेल में रहें, इनकी क्वालिटी भी सेम होती है, डॉटर सेल और मदर सेल सेम टाइप की होती हैं। एक दूसरा डिवीजन है, सपोज मदर सेल में 2X क्रोमोसोम है और डॉटर सेल में उसका हाफ हो जाए। हाफ का मतलब इसमें 2X था तो इसमें 2X नहीं रहेगा, इसमें केवल XX ही रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, तो इस डिवीजन कहते हैं मियासिस। और गैमीट में हाफ क्रोमोसोम ही होना चाहिए, इसीलिए गैमीट फॉर्मेशन के समय मियासिस होती है। तो आपने जान लिया सेल डिवीजन क्या है, इसके 2 टाइप मियासिस और माइटोसिस क्या हैं, जो स्पेशली बेस्ड हैं क्रोमोसोम के डिवीजन पर, जिसको शार्ट में इस फिगर से शो किया गया है। तो हम इसके डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन एक चीज़ इनिशियली छूट गई है, क्रोमोसोम से रिलेटेड जान लेना है। टर्म आता है, क्रोमोसोम का काम है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कैरेक्टर्स को ले जाते हैं क्रोमोसोम। अब बात आती है, कभी कभी क्रोमोसोम ही नहीं, एक वर्ड और यूज होता है जीन, कभी कभी कहते हैं DNA और कभी कभी कहते हैं क्रोमोसोम। तीनों का एक काम बताया जाता है। क्रोमोसोम काम क्या है? इट ट्रांसफर द पेरेंटल करेक्टर इनटू इट्स ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स के करेक्टर को उनके संतानों में ले जाता है। DNA का वर्क पूछा जाता है तब भी यही बताते हैं, जीन का वर्क कहा जाता है तब भी यही बताते हैं। तो इसमें रिलेशन क्या है जान लीजिए। तो क्रोमोसोम जो आपने जान लिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, ये सपोज ये सब क्रोमोसोम यहाँ पर शो किए गए हैं। अब जनरली एक क्रोमोसोम में देखें तो इसमें 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे एक इसमें एक इसमें, एक ये है एक ये है, 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमैटिड कहते हैं, जो इसके हाफ पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर डिवाइड करें यहाँ से तो ये एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ने क्रोमैटिड कहते हैं। जहाँ पर ये मिले होते हैं इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्रोमैटिड को हाफ क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हो गई। अब इसका रिलेशन क्या है? क्रोमोसोम करेक्टर को ले जाता है। क्यों ले जाता है? एक्चुअली अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर देखा जाए किस चीज़ का बना है तो ये DNA का बना होता है। तो DNA का बना है, DNA ही करेक्टर को ले जाता है, क्योंकि DNA क्रोमोसोम के साथ है, इसीलिए जहाँ क्रोमोसोम जाएगा वहीं पर DNA जाएगा। अब बात आती है कि जीन क्या है। सपोज ये DNA है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर DNA है। अब DNA के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनके कारण करेक्टर क्रिएट होता है। तो जैसे अभी DNA जरूरी नहीं है ये इतना पार्ट DNA का हो गया, हो सकता है इससे कोई करेक्टर क्रिएट ना होता हो सकता है इससे एक पार्ट ही इससे करेक्टर हो, ये पार्ट अलग है जो कोई करेक्टर क्रिएट कर सकता है। तो दैट पार्ट ऑफ DNA व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एनी प्रॉपर्टी इज नोन एज जीन। तो DNA का वो सेगमेंट जो कोई करेक्टर क्रिएट कर सकता है उसे ही जीन कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी एंड
इस प्रकार चैप्टर का रिवीजन पूरी तरीके से आपका समाप्त हुआ। लेकिन एक चीज़ आपसे कहेंगे, ये लास्ट जो स्टेप आ रहा है, व्हाट हैव यू लर्नड, ये इसमें पॉइंट्स हैं, इसको आप पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। लिखना है लर्निंग पॉइंट्स, हेडिंग देंगे, इसकी जगह पर लर्निंग पॉइंट्स लिखेंगे और लर्निंग पॉइंट्स लिख करके ये जो यहाँ बिंदी दी गई है इसको आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 करके ये पॉइंट्स लिख देना है, आपके काफ़ी काम की चीज़ रहेगी। अब रही बात एक बार आप चैप्टर फिर से हम रिवाइंड करा देते हैं, क्या क्या पूरे रिवीजन में आप पढ़ते रहे हैं, बहुत शार्ट में हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट में क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, और सेल को डिफाइन करना, स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट, ये जो टेबल हमने बताया था इस टेबल को ध्यान दीजिएगा। फिगर में ये डिफरेंट शेप जो सेल्स की हैं, एक इसको आपको जान लेना है, ये पोर्शन, और ये डिफरेंट टाइप की सेल बना लेना है कॉपी में। और फिर आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में जानते हैं। ये इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंट्रोल करते हैं सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग। अब इसके बाद सीधे आते हैं ये सेल की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, फिर चलते रहना है आपको। यहाँ से फिर से आ जाइए, ये सेल वाल जो है ये शेप और साइज देती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। न्यूक्लियस के पार्ट हमने बता दिया, इसको डिटेल नहीं जानना है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा गया है, सेल का इंजीनियर भी कहा जाता है। फिर अगर आप देखें एक फिगर ये बना लीजिएगा प्रोकैरियोटिक सेल का, और दूसरी बात इसमें एंड ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट, चूँकि 1 नंबर क्वेश्चन आए तो उसमें 1 पॉइंट पूछा जा सकता है। सेल ऑर्गेनेल्स जितने हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन और स्ट्रक्चरल पार्ट किससे बने हैं, 2 फिगर और आते हैं, एक ये है और फिर दूसरा फिगर यहाँ से आपको लेना है, ये एनिमल सेल और प्लांट सेल का फिगर बना लेना है। जो सेल ऑर्गेनेल कर रहे हैं इनके फंक्शन आपको नहीं भूलने हैं। अब गाल्जी अपरेटस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, लाइसोसोम क्या है, इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, क्यों कहते हैं ये बता दिया गया, ये आपको जानते रहना है। प्लास्टिड्स कलरलेस और कलरफुल, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, वाइट कलर का है, वो फूड स्टोरेज करता है। क्लोरोप्लास्ट फूड का मटेरियल बनाता है। जितने टाइप के प्लास्टिड है एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल चेंज हो जाते हैं, इसीलिए कभी कभी किसी पार्ट का कलर जो रहता है उससे दूसरे कलर का हो जाता है। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट भोजन का स्टोरेज करता है। वैक्यूल का काम आपको बता दिया गया है। और लास्ट में हम आए थे यहाँ पर सेल डिवीजन, तो इतना कर लेंगे तो आपका सेल ऑर्गेनेल्स के काम जान लेना है, जो साइंटिस्ट के नाम है ये जान लेने हैं, प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक में डिफरेंस जान लेना है, ये लर्निंग पॉइंट्स लिख करके हेडिंग डाल करके पॉइंट्स नोट कर लेना है। इस तरीके से पूरी तरीके से चैप्टर समाप्त रहा। अगर इस तरीके से आप इसके साथ रिवीजन करते हैं, जो हमने पहले से वीडियो दे रखे हैं रिवीजन में, जहाँ प्रॉब्लम होती है तो फुल वीडियो देख लेंगे, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपका पूरी तरीके से काम संपन्न हुआ। अब हम क्वेश्चन आपको आगे प्रोवाइड करेंगे देने के लिए। थैंक्स।